आई वेरी सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो मेरा थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। तो दोबारा मैंने सेशन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। आई होप कि आपको इशू नहीं होगा। तो तमाम लेक्चरर एस्पायरेंट्स को मैं अपने सेशन में वेलकम कहता हूँ। हम आगे मूव करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले भी दिया है, लेकिन चूंकि अब दोबारा हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है तो दोबारा मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ कासिम बिलाल। और आपकी मेंटोरिंग के लिए ये सेशन ले रहा हूँ। और किस बिहाफ पे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है टेस्ट के हवाले से और टेस्ट क्वालिफाई करने के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है। प्यास का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है, पीपीएससी के डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो लेक्चरर के क्वालिफाई किए हुए हैं, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के। लेकिन जो जिससे आपका कंसर्न है, जिस चीज़ से वो है ये, जो मेरा लास्ट सेशन था जिसमें पीपीएससी के लेक्चरर फिजिक्स की मैंने प्रिपरेशन करवाई थी, तो उसमें जो मेरे पास कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे थे उनमें से 27 जो कैंडिडेट थे उन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया था। और उसके बाद जो फाइनली रिकमेंड हुए थे, जिन्होंने एफर्ट अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखी और कमिटमेंट जिन्होंने अपनी कंटिन्यू रखी, तो उनमें से 15 जो कैंडिडेट थे वो फाइनली रिकमेंड हुए पीपीएससी के थ्रू बतौर लेक्चरर फिजिक्स, अभी रिसेंट सेशन जो था 2023 का। तो बाकी बातें जितनी भी कर ली जाएं, जो काम है वो बंदे का बोलना चाहिए कि कितना काम करवाया गया है, लोगों ने कितना बेनिफिट हासिल किया है। तो यही है जी ब्रेनिक एकेडमी का मेन, और आप कह लें कि इस ब्रेनिक एकेडमी की जो मेन स्ट्रेंथ है वो यही है कि मैंने अपने उस प्रेपरेशन सेशन में टू द पॉइंट तैयारी करवाई, उन क्वेश्चन को हिट किया जो मोस्टली टेस्ट के अंदर आते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने जो कैंडिडेट्स को सिखाया वो था टेस्ट अटेम्प्ट करने की टेक्निक। आपकी तैयारी एक तरफ, और जो टेस्ट अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक होती है वो एक तरफ। अगर आपके पास प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्ट करने की टेक्निक नहीं है तो बावजूद अच्छी तैयारी के आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, प्रेशर बहुत ज़्यादा दिमाग पे बन जाता है। आपको ऐसे लगता है जैसे टाइम बहुत कम है, और आसान सी चीज़ें भी आपको मुश्किल नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन आपको पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, वो भी आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने उस सेशन में कैंडिडेट को सिखाई थी। बल्कि वो सेशन तो मैंने ऑन एयर भी कर दिया था, पब्लिक कर दिया था, मैंने वो सब के लिए ओपन कर दिया था। और मुझे काफ़ी उसका पॉजिटिव फीडबैक आया। कैंडिडेट्स ने स्पेशली टेस्ट के बाद मुझे टेक्स्ट किया कि हमने आपकी वो जो टिप्स थी उनको फॉलो किया और बहुत हेल्प मिली हमें, जो प्रेशर हैंडलिंग, टाइम सेविंग और ये सारी चीज़ें जो है, ये चूंकि एक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लिहाजा जो लोग एंगेज रहे, जिन्होंने सीखना था उन्होंने सीखा, लर्न किया और फॉलो किया, और बाद में मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो एनीवेज, आगे हम मूव करते हैं। ये वो लिस्ट है जिन्होंने क्वालिफाई किया था। 15 कैंडिडेट थे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से थे। तो यहाँ पे अब मैं इनकी डिटेल नहीं बताता, बस आपने नाम देख लिए हैं। ये मैंने फेसबुक पे भी शेयर की थी, और डिफरेंट जो व्हाट्सएप मेरे ग्रुप्स हैं उनमें भी मैंने शेयर किया, तो इससे भी आप फेमिलियर होंगे। आगे हम मूव करते हैं। अच्छा, ये जो सेशन अभी हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं ये स्पेशली एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर फिजिक्स के लिए हम एक्सक्लूसिवली कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे जो लोग पीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कमिंग जॉब्स चाहे वो नेक्स्ट ईयर आती हैं, 2 साल बाद आती हैं, जब भी आती हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और इसके अलावा ये सेशन वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो फिजिक्स के अलावा टेस्ट देने जा रहे हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और भी, क्योंकि इंग्लिश और जो बी एड का पोर्शन है वो सभी के लिए 50 मार्क्स का वो पोर्शन होता है, तो वो सभी के लिए है। तो वो लोग जो ये 50 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि जो टेस्ट आपका होगा वो किस नोयत का होगा। तो इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है तो उसके 50 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश है तो उसके 15 एमसीक्यूज होंगे। और बी एड
जो प्रोफेशनल आपका पार्ट है उसमें से 30 MCQs होंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 25 होते हैं। इसका हरगिज मतलब ये ना ले लीजिएगा कि अगर आप 25 ले लेते हैं तो आपका टेस्ट पास है, बिल्कुल भी नहीं। ये थ्रेशोल्ड मार्क्स हैं, कम अज कम आपको इतने मार्क्स लेने होंगे। लेकिन इंटरव्यू के लिए उन्हें ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिनके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, यानी 70 आते हैं, 75 आते हैं, 60 आते हैं, 65 आते हैं। तो जो टॉप के लोग होंगे वो भी मैं बताता हूँ कि कितने लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का रूल ये है कि अगर उनके जो सीटें हैं, एडवर्टाइज जो सीटें हैं, वो अगर दो तक हो, यानी एक या दो हो, एक से लेके दो सीटें अगर हों, तो फिर वो एक सीट के लिए तीन बंदों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। यानी अगर एक सीट है तो तीन बंदों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, और अगर दो हैं तो फिर छह बंदों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। लेकिन सॉरी 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 सॉरी, एक से दो के लिए पांच लोग होते हैं। यानी एक सीट से दो सीटें अगर हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए पांच लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। अगर एक सीट है तो पांच, और दो सीटें तो 10 बंदों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट की जाती है। और ये वो टॉप के 10 कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने टेस्ट में हाई स्कोर अचीव किया होगा। लेकिन अगर सीटें हैं तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा है, जिस तरह अभी जो लेक्चरर फिजिक्स फीमेल की जॉब्स हैं वो 10 है, तो अगर 10 सीटें हैं तो फिर आपको 3 सीट्स पर, तीन कैंडिडेट पर सीट ये बुलाया जाता है। यानी कि अगर 10 सीटें हैं तो फिर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 30 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, टॉप के 30 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि किसने टेस्ट के अंदर हाई स्कोर किया है। तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको ये नहीं है कि तुक्का लगाया तो पीपीएससी की तरह कहीं 0.25 जो मार्क्स हैं वो कट ना जाए। और इसके अलावा नो लिमिट ऑफ चांसेस, इसमें चांसेस की लिमिट नहीं है। जिस तरह पीपीएससी के अंदर 3 चांसेस होते हैं, तो एफपीएससी के अंदर कोई चांसेस नहीं है, लिमिटेड लिमिट इसकी नहीं है। आप मैक्सिमम चांसेस अवेल कर सकते हैं। कैलकुलेटर इसमें अलाउड होता है। और चालान फॉर्म जो है ये आपने लाजमी टेस्ट वाले दिन लेके जाना होता है, अदरवाइज फिर आपको टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा। और इसके अलावा पीपीएससी की एक और जो ज़बरदस्त फीचर है वो ये है कि ये अपनी की जो है ये उसी दिन, टेस्ट वाले दिन, अपनी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, जो कि कैंडिडेट अपनी कार्बन कॉपी के थ्रू अपनी मार्किंग खुद ही कर सकते हैं कि मैंने आज के टेस्ट में कितना परफॉर्म किया और कितने स्कोर है मेरे। अच्छा, एक टेक्स्ट आया हुआ है कि जो मेरी आवाज़ उसके अंदर डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या सभी को ऐसे ही फील हो रहा है या किसी एक कैंडिडेट के लिए इशू है? असल में सर एक्चुअली ना कुछ लोगों के माइक्स ऑन है, इस वजह से ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। हाँ, ये मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ कर लें, उस वक्त ऑन करें जब आप कुछ फीडबैक देना चाहें, कोई रिमार्क्स, कोई कमेंट करना चाहें, उस वक्त आप ये ऑन करें। बेहतर है कि आप ये अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ रखें। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर साइड से कुछ शोर आ रहा है, आपके घर में बच्चे हैं या बड़े को बातें कर रहे हैं, तो कम से कम वो भी दूसरों को सुनाई नहीं देंगी। एक आपकी प्राइवेसी जो है वो भी मेंटेन रहेगी। ये फिजिक्स का जो है सिलेबस, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं जी कि सबसे पहले आपका जो पार्ट होगा वो 20 मार्क्स का इंग्लिश का होगा। इंग्लिश में आपने आपसे वोकेबलरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। इसके अंदर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, प्रपोजिशन, और वोकेबलरी में फिर आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अच्छा, एफपीएससी का जो पैटर्न है वो मुझे बहुत पसंद है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सिलेबस दिया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने
टेस्ट भी आपका डिजाइन किया होता है। यानी सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे और वोकेबलरी के होंगे। उसके बाद अगले जो 5-7 क्वेश्चन होंगे वो ग्रामर यूजेज के होंगे। और उसके बाद अगले जो 5-7 क्वेश्चन होंगे वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के होंगे। उसके बाद फिर वो फिजिक्स पे आ जाएगा। और फिजिक्स में भी बिल्कुल इन्हीं कंटेंट के मुताबिक आएगा। यानी सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन होंगे वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के होंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे 3-4 जितने भी उसने वो एक रेशो रखी होगी वो वेव्स एंड ऑप्टिक्स के होंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे आ जाएगा, एटॉमिक एंड मॉडर्न फिजिक्स। यानी एक बात करने का मकसद ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट आप जब करेंगे तो आप को मजा आएगा कि टेस्ट जो है ना उन्होंने बहुत ही एक सिस्टमेटिक और एक पैटर्न के तहत बनाया हुआ है। जिस तरीके से चीजें उन्होंने यहाँ सिलेबस में बताई हुई हैं बिल्कुल उन्हीं चीजों को फॉलो करके टेस्ट भी बनाया जाता है। और नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट उसमें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन और टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो ये आपका प्रोफेशनल पार्ट्स में से 4 चीजें ली जाती हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न से आपके क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे जो बात बताने वाली है जिस पे अब मैं स्पेशल स्ट्रेस करूंगा वो ये है कि ये कंटेंट्स आपको हो सकता है नजर आ रहे हो कि हो सकता है ये तो मास्टर लेवल के कंटेंट्स हैं। तो मैं आपको क्लियर करता चलूं कि मास्टर लेवल का जो वेटेज होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर वो बहुत कम होता है। हाँ ये अलग बात है कि हमने चूंकि उस तरीके से एफएससी नहीं की हुई होती जिस तरीके से हमें करनी चाहिए होती है, तो लिहाजा हमें वो आसान आसान क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे लगता है जैसे ये कोई हायर लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपका जो टेस्ट होगा उसका ये जो पार्ट है सब्जेक्ट पार्ट, ये आपका मैक्सिमम जो है आप कह सकते हैं कि अगर 50 एमसीक्यूज उसने फिजिक्स के देने हैं आपको, तो इन 50 में से कम जो 40 आपके एमसीक्यूज होंगे वो आपके एफएससी लेवल के होंगे। लेकिन वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होंगे कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन कितने हैं या मोमेंटम का फार्मूला क्या है, वो इस तरह के नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल होंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे, आपके दिमाग पे ठीक ठाक प्रेशर डालने वाले होंगे। लेकिन जिन्होंने एफएससी अच्छे तरीके से की होगी, मैं बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, आगे भी एंड तक मैं करता रहूंगा कि जिनकी एफएससी स्ट्रांग होती है, जिन्होंने एफएससी को कंसेप्चुअली पढ़ा होता है, जिन्होंने बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझा हुआ होता है। एक होता है पढ़ लेना कि ठीक है मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू mv है, एक होता है समझ लेना। ठीक है, जो इसने समझ के की होती है एफएससी, उसे फिर किसी भी नोयत का क्वेश्चन दे दिया जाए वो कर लेता है। ठीक है, हम अमूमन जो है वो नॉलेज बेस, ये ब्लूम टेक्सोनोमी जब हम करेंगे तो उसमें आएगा कि इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर उस डिफरेंट लेवल हैं। तो सबसे जो लोएस्ट लेवल होता है ब्लूम टेक्सोनोमी का वो नॉलेज होता है। और हमारे स्टूडेंट्स और जितने भी हम तैयारी करने वाले होते हैं ये सारे के सारे मोस्टली जो हम काम कर रहे होते हैं वर्क कर रहे होते हैं वो नॉलेज पे काम कर रहे होते हैं, यानी लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो जबकि क्वेश्चन आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के और एप्लीकेशन लेवल के, तो उस लिहाज से हम तैयार होते नहीं हैं। हमें उस चीज़ को अप्लाई करने का हमें आइडिया नहीं होता कि आप इस फार्मूले को इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है। तो वहाँ पे हमें वो प्रॉब्लमेटिक हम हमारे लिए प्रॉब्लम करता है और हम समझते हैं कि शायद ये क्वेश्चन जो है ये तो बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन आ गया, ये तो एमएससी लेवल का आ गया। हालांकि वो होता है एफएससी लेवल का है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन लेवल का वो क्वेश्चन होता है। तो लिहाजा इस पे अब काफ़ी बात हो गई है कि आपने सिर्फ नॉलेज बेस्ड की तैयारी नहीं करनी बल्कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल की आपने तैयारी करनी है। और मोस्टली आपका फोकस जो है वो एफएससी पे होना चाहिए। बीएससी और एमएससी ज़रूर करें, ये जो चीज़ें उसने दी हुई हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है या एटॉमिक एंड मॉडर्न फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये आप एमएससी लेवल की ज़रूर करें। लेकिन बेसिक करें, इसकी बेसिक पहले 3-4 चैप्टर जो है वो आप इनके कर लें, ये सफिशेंट है। और अगर कोई समझता है कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है मैं तो वो नहीं कर पाऊंगी, तो वो छोड़ भी दें तो भी हो जाएगा। लेकिन फिर आपका जो मेन आपका डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये फैक्टर है, ये इंग्लिश और ये आपकी पेडागोजी। ये दो चीजें हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की तैयारी तो सभी ने करके जानी है। ये बात श्योर है कि जिसने भी लेक्चरर फिजिक्स का टेस्ट देने जाना है तो उसने फिजिक्स तो करके जानी है। उसकी रीजन ये है कि एक तो ये हमारा अपना सब्जेक्ट होता है, इसमें हमारा इंटरेस्ट भी होता है और कुछ ना कुछ हमें आता भी होता है, लिहाजा हम हर वक्त यही किताब खोल के बैठ रहते हैं। लेकिन जो विनर होते हैं जिन्होंने ये रेस जीतनी होती है
वो इस पे भी काम करके जाते हैं, बल्कि इस पे जरूर करके जाते हैं, और इस चीज पे भी जरूर काम करके जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स तो सभी ने ही तैयार करके जानी है। तो जिन मार्क्स ने डिसाइड करना है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, वो ये मार्क्स हैं, वोकेबलरी वाले, ग्रामर यूजेज वाले, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वाले और पेडागोजी वाले। तो लिहाजा मैं स्ट्रेस करूंगा आपको कि अपना सब्जेक्ट जरूर तैयार करें, लेकिन ये देखें इसका 50% इसका सिर्फ वेटेज है, बाकी 50% तो ये दो चीजें भी हैं। तो लिहाजा इनको भी आपने इतना ही टाइम देना है और इतना ही सीरियस लेना है जितना आप इसको अपने सब्जेक्ट को सीरियस ले रहे हैं। जरा मैसेजेस देख लो। जी, ये वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि चूंकि आपकी 10 पोस्ट हैं, पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, तमाम सूबों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ पोस्ट के अंदर, कुछ एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि ये सीट सिर्फ सिंध के लिए है, तो फिर वहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, सिर्फ सिंध वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी आपकी पोस्ट है लेक्चरर फिजिक्स की, इसकी 10 पोस्टें हैं, और ये पूरे पाकिस्तान से, तमाम सूबों से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा जो बात अभी बताई है वही यहाँ पे भी लिखी हुई है कि वही लोग इस रेस में एक्सेल करेंगे जिनकी इंग्लिश और बीएड अच्छा होगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये ना ले लीजिएगा कि आप सिर्फ इंग्लिश और बीएड पे काम करना शुरू कर दें और अपना सब्जेक्ट को छोड़ बैठें। सब्जेक्ट तो पहले है, सब्जेक्ट को पहले तैयार करें, लेकिन उसके साथ इंग्लिश और बीएड को लाजमी और अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा। अच्छा जी। कोई मेरी बात सुन तो नहीं रही। इसके बाद हम आपको तैयारी कैसे करवाएंगे, इसमें आप देखें जी कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक विल बी डिस्कस इन ऑल एस्पेक्ट फ्रॉम मैट्रिक टू एमएससी। मैट्रिक से लेकर एमएससी तक हम तमाम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हिट करेंगे, और हर क्वेश्चन का जो डिफरेंट डायमेंशन है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसका आपने कैसे आंसर करना है, ठीक है, वही बात की अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल की बातें, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन टेक्निक्स को यूज करते हुए कि आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे। यानी अभी हम आगे कुछ टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कितने बाद का सिंपल होते हैं, लेकिन हम उनको सॉल्व करने बैठ जाते हैं और एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट लगा देते हैं, और फिर वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व भी नहीं होता, उल्टा हमारे दिमाग पे प्रेशर छोड़ जाता है, जिससे फिर हमारे अगले आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो पेपर या टेस्ट अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है वो ज्यादा मैटर करती है जब आप कमरा इम्तिहान में जाके बैठते हैं। इसके अलावा हम जो आपसे क्विज लेंगे डेली बेसिस पे, उनका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। और ये ब्रेनिक एकेडमी का यूनिक फीचर है। इसके बाद अब काफ़ी और लोगों ने भी इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो डेली क्विज होता है इसका सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्विज ले लेना ये ज़रूरी नहीं है, क्विज को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था और इसको कैसे सॉल्व करना था। हो सकता है आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व करना था और वो फार्मूला काफी लेंथी हो, लेकिन जब के क्वेश्चन के अंदर हो सकता है सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ते ही उसका आंसर कर देना है। ठीक है, अभी मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चन नीचे तैयार किए हुए हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, या एक दो स्टेप के अंदर वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये डेली क्विज जो है उनका सोल्यूशन हम लाजमी डिस्कस करेंगे, ताकि आप सीख सकें कि टेस्ट को कैसे आपने हैंडल करना है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एंड देयर सोल्यूशन, यानी मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लाजमी पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लाजमी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, टाइम जो है वो शॉर्ट हो रहा है। हमारे सेशन के कुछ जो मुनफरिद फ़वायद हैं वो यही आपको मिलेंगे कि
आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी सीखेंगे जो आपको ज़ाहरी तौर पे किताब में नज़र नहीं आ रही होंगी। यानी वही बात कि हम एक सिंपल तरीके से चीज़ को रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ या कंसेप्ट है छुपा हुआ वो हम समझ नहीं पाते, और जब सवाल में फिर उस तरह के अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को बिल्कुल वो सब कुछ सिखा दिया जाएगा जो कि मेरे अपनी जो डिफरेंट टेस्ट जो मैंने क्वालिफाई किए हैं दिए हैं 10 सालों में, उनसे जो कुछ मैंने सीखा है एक इस सेशन के अंदर आप सबको वो डिलीवर कर दिया जाएगा। ये एक पार्टिसिपेंट की राय थी एकेडमी के बारे में, लेकिन ये मैं यहाँ पे शेयर नहीं करता। उसने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया था। आप बाद में रिकॉर्डिंग में ये इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप टाइम चूंकि शॉर्ट है तो आगे चलते हैं। अच्छा, कोई भी एमसीक्यू है उसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप या तो जो राइट ऑप्शन है उसको पहले चूज कर लें, देख लें राइट ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप रॉन्ग जो ऑप्शन है उनको क्रॉस आउट करते जाएं। जैसा कि पहला क्वेश्चन अगर देखें, इलास्टिक कोलिजन डैश रिमेन्स कंजर्व, इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या कंजर्व रहता है? तो कोई पार्टिसिपेंट बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है या मोमेंटम कंजर्व रहता है? both are conserved. Sir, both conserved हाँ रहते जी, हैं. बहुत कंजर्व। इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये था कि बाद औक़ात आपके क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जिनमें बोथ वाला ऑप्शन ठीक होता है, लेकिन हम इतने जल्दबाजी में होते हैं कि हम देखते हैं कि ये पहला काइनेटिक एनर्जी है तो हम इलास्टिक कोलिजन को जल्दी जल्दी काइनेटिक एनर्जी के साथ जोड़ देते हैं, और हम ए ऑप्शन टिक करके आते हैं, और बाद में पता चलता है कि उसके साथ तो मोमेंटम भी था, और मोमेंटम भी राइट ऑप्शन है, लिहाजा इसका तो एक्चुअल ऑप्शन जो राइट है वो सी है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो टेस्ट के अंदर हो जाती हैं प्रेशर की वजह से। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपको राइट ऑप्शन नहीं पता, लेकिन आप को पता है कि ये ऑप्शन तो मुमकिन नहीं है, लिहाजा आप उसको क्रॉस करते जाते हैं, क्रॉस करते जाते हैं, और एंड पे आपको एक ही ऑप्शन बच जाता है और वही राइट होता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे क्वेश्चन मैंने लिया है सैंपल, विच वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एंट्रोपी ये तो आपने कभी नहीं पढ़ा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ पे बेस करती है, एनर्जी पे नहीं है। और ऑल, जब ये नहीं रहा तो ऑल भी नहीं रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया, लंदेज लॉ। तो ये आपको चाहे पता था या नहीं पता था, ये क्रॉस करने के बाद अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये राइट ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की टाइप्स मैंने ली हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने हैंडल करना होता है विद इन शॉर्ट टाइम। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाना होता, क्योंकि जिस क्वेश्चन जो सेटर होता है, क्वेश्चन सेटर होता है, पेपर सेटर होता है, उसने क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए होते हैं कि आपके वो जो मेंशन टाइम होता है उसके अंदर आप आसानी से कर सकें। अगर आपको आपसे वो टेस्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक थी वो प्रॉपर नहीं थी, आप किसी और ही चक्कर में पड़े रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये दिया है सैंपल के तौर पे कि कैसे एक नज़र देखने से ही आपको पता चल जाता है कुछ क्वेश्चन के अंदर। ये सब के लिए वैलिड नहीं है, ये ना हो कि आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही ढूंढते रहें, ये चंद एक क्वेश्चन होते हैं। तो मैं तकरीबन जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर के अंदर मैं वो सारे डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो ये जो मैंने टाइप 1 का क्वेश्चन लिया इसमें देखें, एक कन्वेक्स मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कन्वेक्स मिरर है ये जिस स्फीयर से लिया गया है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो 12 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ इसकी पूछी गई है। तो अब जिनको फोकल लेंथ का फार्मूला पता है वो फार्मूला लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन जिनको पता है कि जो कन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, तो लिहाजा वो डायरेक्ट इन दो ऑप्शन पे आ जाएंगे, वो पहले दोनों ऑप्शन को एक्सक्लूड कर देंगे। तो लिहाजा अब या तो -6 होगी या फिर -12 होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये आपका एफ इज इक्वल टू होता है R/2। तो लिहाजा आर का आप हाफ कर दें, 12 का जब हाफ करेंगे तो -6। तो ये कन्वेक्स मिरर जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ये नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। मसलन इफ एरिया ऑफ अ कॉपर रॉड इज डबल देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बी कम, यानी आपके पास एक कॉपर का रॉड है, कॉपर की वायर कह लें, और उसका एरिया आप डबल कर रहे हैं, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, रिमेन अनचेंज, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें भी क्या करते हैं लोग फार्मूला लगाना शुरू कर देते हैं, वो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए।
और फिर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जिन्हें कंसेप्ट पता होता है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है ये तो नेचर ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, लिहाजा वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, वो इस ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे कि रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन होता है वो डायमेंशन और यूनिट से रिलेटेड होता है। डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डायमेंशन है वो किसकी होगी, वो लेंथ की होगी, वेलोसिटी की होगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी आर की बात कर रहा है, या फिर एंगल की होगी। तो जिनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पता है, सॉरी, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी, ये भी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि दोनों ही स्पीड है और रेशो है, तो लिहाजा इसका यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पे तो कोई नहीं लिखा होगा कि यूनिट नहीं होगा, लेकिन ये जो एंगल दिया हुआ है, एंगल की डायमेंशन जो है वो भी डायमेंशन लेस होता है एंगल आपका, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये भी डायमेंशन लेस है। टाइप फोर, एन आइडियल फ्लूइड फ्लोस through a pipe of circular cross section made of two sections with diameter 2 centimeter and 3 centimeter, यानी एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले पाइप में से, जिसका डायमीटर दोनों डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इन टू सेक्शन, उन दोनों सेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी की रेशियो है वो क्या होगी। अच्छा, इसमें बात समझने वाली ये है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो फिर उसका फार्मूला आपने जब लगाना है तो इतना तो आपको पता चल गया होगा, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मतलब क्वेश्चन है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो यहाँ पे जब एरिया आपने लेना है तो ये इस चीज से आपने लेना है, तो चूंकि सर्कुलर है तो लिहाजा इसका रेडियस जिसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये अगर रेक्टेंगुलर होता तो फिर आपने इसका जो एरिया लेना था वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ लेना था। तो ये कैलकुलेट करने के बाद, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें आपने कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन 2-3 स्टेप के अंदर ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा कैलकुलेशन करने के बाद वो 9-4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, यानी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। रेनबो फॉर्म्स ड्यू टू डैश ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन से रेनबो बनती है, रिफ्लेक्शन से या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, या बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जी वो बोथ बी एंड सी, यानी रिफ्लेक्शन का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमेना होते हैं। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें आपका जो नॉलेज है वो चेक किया जाता है कि आपको कितनी चीजें याद रहती हैं या आपको कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज डिजाइन्ड बाय, सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसने डिजाइन किया था, जरा कोई एक पार्टिसिपेंट बता दे। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में टेस्ट, ये जो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ ये आए हुए हैं डिफरेंट टेस्ट के अंदर। तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर किसने डिजाइन किया था, आइंस्टाइन ने, फर्मी ने, क्यूरी ने, या हेनरी बैकरल ने। हाँ जी, हेनरी बैकरल ही कहना था आपने, क्योंकि आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी पे हेनरी बैकरल ने काम किया था, तो लिहाजा हमारा तो ये ज़हन यही कहता है कि जिसने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया है उसी ने फिर न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो डिवाइस किया होगा, डिजाइन किया होगा। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्मी। कुछ क्वेश्चन तुक्का बेस होते हैं, यानी आपके सारी चीजें जो हैं वो कैलकुलेशन भी और कंसेप्ट भी वो जवाब दे जाते हैं, तो तुक्का बेस। तो ये हम तुक्का बेस क्वेश्चन का भी हम देखेंगे कि बाद क्वेश्चन को आप तुक्का बेस भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, उनको आप यूज करके तुक्का बेस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद डेली हमारी क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। वीक में 5 दिन क्लास हुआ करेगी, और इसमें हम चैप्टर वाइज टेस्ट, हाफ बुक टेस्ट, फुल बुक टेस्ट और ऑनलाइन क्विजेज जो है वो हम कंडक्ट किया करेंगे। जी आप टाइम थोड़ा, ओके, वेलकम बैक। पहला सेशन हमारा, क्योंकि बस इंटरनेट इंस्टेबिलिटी की वजह से पूरे 40 मिनट्स का नहीं हो सका था, इसलिए हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए थे, और
सेकंड पार्ट इसका हमें कंडक्ट करना पड़ा। एनीवेज, बस चंद चीज़ें रह गई हैं सेशन के हवाले से। एक तो ये कि आपकी जो क्लास होगी, जो लोग सेशन ज्वाइन करेंगे, एक वीक में 5 दिन क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। 2 दिन आपके लिए इसलिए छोड़ी जा रही ताकि आप जो 5 दिनों में आपने तैयार किया वो आप अच्छी तरह रिवाइज कर सकें। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने किसी भी टेस्ट को क्रैक करना है, आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करूं और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करूं, तो ये दो 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 चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इन्हीं की बेस पे आपने अपना टेस्ट क्वालिफाई करना है। 25 नंबर ले लेना, थ्रेश होल्ड मार्क्स ले लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 100 में से 25 नंबर सारे ही ले लेते हैं, ये इतने ज़्यादा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मार्जिन नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप लोग जो विनर हैं उनके अंदर आए, जिन लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई करना है उनके अंदर आप अपना नाम लेके आए। तो उसके लिए ये है कि आपको ये जो आप सेशन अगर आप स्टार्ट करते हैं या सेशन स्टार्ट नहीं भी करते, अपने तौर पे तैयारी करते हैं, तो ये बात याद रखें कि आपने कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ चीज़ों को लेके चलना है। रिवीजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हमारा एक तरीका कार ये होता है कि हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, पहला चैप्टर कर लिया, दूसरा तीसरा पांचवा आठवां करते जा रहे हैं, पीछे से हमें पता ही कोई नहीं कि क्या हो रहा है। लिहाजा चीज़ों को आगे भी साथ लेके चलें, लेकिन पिछली चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। बेशक आपको आती हैं चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद आप एक नज़र ज़रूर देखा करें। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टेस्ट के हवाले से। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फिर हाफ बुक टेस्ट हुआ करेगा, फिर फुल बुक का टेस्ट होगा, और एंड पे पूरे जो सिलेबस है उसका टेस्ट होगा। यानी आपने जितनी फिजिक्स सारी की सारी पढ़ ली होगी मैट्रिक टू एमएससी, उसका एक पूरा टेस्ट होगा। सिमिलरली इंग्लिश का भी और बीएड का भी। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो क्विज है उसका सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। यानी जिस दिन भी टेस्ट होगा उस टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपने डील करना था, उसका सॉल्यूशन कैसे आपने करना था, और विद इन सेकेंड आपने कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो एक्चुअली मैं फिर यहाँ पे वो बात रिपीट करूंगा कि ये जो इस तरह के कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, इनमें जो मेन चीज मैटर करती है वो आपकी टेक्निक मैटर करती है कि आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करने की टेक्निक आती है या नहीं आती, आप क्वेश्चन को हैंडल किस तरीके से करते हैं। क्या आप एक ही क्वेश्चन को लेके 5 5 10 10 मिनट बैठे रहते हैं, या आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने का पता है। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो लोग सेशन ज्वाइन करेंगे तो हम हर क्वेश्चन को हिट करेंगे कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने म्यूट कर दिया सबको क्योंकि कुछ अनवांटेड नॉइज था। तो मैं बात कर रहा था कि हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को हमने हिट करना है, और फिर उनके जो डिफरेंट डायमेंशन है उस क्वेश्चन की, कि वो क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है और फिर आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें हम अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, और यही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। क्योंकि एक किताब से पढ़ लेना, सीधा सीधा जो कुछ लिखा है और रट्टा लगा लेना, वो इस तरह के कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए काफ़ी नहीं होता। कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए क्वेश्चन को डिफरेंट डायमेंशन से देखना होता है, और उसको सॉल्व करने का जो एक टेक्निक है शॉर्ट टाइम के अंदर, वो मैटर करती है। इसके अलावा आपको सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। ज़ाहिर है कुछ लोगों की मसरूफियत होती है, वो अकेडमीज वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, या शाम को कुकिंग या जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लिहाजा रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जहाँ आप जब चाहें देख सकते हैं। और ये लाइफ टाइम एक्सेस होगी, यानी जिन्होंने एक दफ़ा ये सेशन ले लेना है उनको जो पीडीएफ नोट्स या रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें उनको ऑल टाइम लाइफ टाइम उनको ये एक्सेस दी जाएगी। पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी जो भी लेक्चर होगा सेशन का उसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको लाजमी मिलेंगे, और ये आई नो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ नोट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नोट्स पे ही चलते हैं,
हमारे जो एक स्टडी का जो स्कीम है वो सारी नोट्स पे डिपेंड करती है, तो हम नोट्स के आदी हो चुके होते हैं। तो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके अंदर टाइपिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिफरेंट डायमेंशन से डिस्कस किए हुए होंगे, उनका सोल्यूशन होगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको टेस्ट तक, यानी जब भी आपका टेस्ट होता है यूजुअली, जो टेस्ट है आपके जो एडवर्टाइजमेंट लिखा हो उसमें तो लिखा हुआ है कि 2 मंथ के अंदर टेस्ट होना है, लेकिन जो इनकी आजकल रूटीन चल रही है ये 3 से 4 माह लगा देते हैं, बल्कि 6 माह भी लगा देते हैं। तो लिहाजा बेसिकली आप अपने आप को मेंटली आप तैयार रखें कि 3 माह जो है उसके अंदर आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन ये ना हो कि आप 3 माह लगा के तो फिर सो जाएं। कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट ये बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, टेस्ट के दिन तक आपने अपनी जो रिवीजन है वो अपनी जारी रखनी है, और ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा तो उसके बावजूद आपको गाइडेंस और रिवीजन जो है ये टेस्ट वाले दिन तक आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इंसानी नेचर है, थक जाता है बंदा, कहता है छोड़ें अभी कुछ रेस्ट कर लें, लेकिन हम आपको एक पुश जो है वो दे के रखेंगे और चीज़ें आपसे प्रिपेयर करवाएंगे। ये हमारा स्टडी प्लान है। ये तकरीबन जो शेड्यूल है वो हमारा 13 वीक का है। ये तकरीबन 3 मंथ बन जाते हैं, 3 मंथ, 3.25 मंथ ये बन जाते हैं। तो ये बड़ा स्लो मैं लेके चलूंगा एफएससी को, आप गौर करें तो पहले वीक के अंदर सिर्फ 3 यूनिट हम करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो एफएससी में से मैक्सिमम होता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाले एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से बंदा ट्रिगर नहीं कर पाता। और वीक 2 के अंदर फिर इसी तरह अगले 3 यूनिट जो, और फिर इसी तरह वीक 3 में भी अगले 3 यूनिट, तो ये एक वीक के अंदर हम एफएससी के 3 यूनिट लेके चलेंगे। यहाँ पे मिस्टेकनली एफएससी पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो ये एफएससी पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 के जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम पार्ट 2 पे आ जाएंगे। तो ये आपके 7 वीक्स लगेंगे, तकरीबन 2 मंथ आप कह सकते हैं हमने एफएससी पे लगाने हैं। एफएससी आपकी ठीक ठाक अच्छी तरीके से तैयार करवानी है, क्योंकि एफएससी जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो फिर बहुत सारी बातें आपकी एमएससी में भी रिपीट होती हैं, बीएससी में भी रिपीट होती हैं, थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें होती हैं। और फिर वीक 8 जो है इसके अंदर फिर हम बीएससी पे आ जाएंगे, मैकेनिक्स और वेव्स करेंगे। और वीक 9 में हम ईएमटी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। और वीक 10 पे हम मॉडर्न और थर्मोडायनामिक्स करेंगे। और 11वें वीक पे हम एमएससी की कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स है, जिनका पार्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया हुआ है अपने सिलेबस के अंदर, वो चीज़ें हम करेंगे। और इसके बाद अगले जो 2 वीक हैं उसमें हम इंग्लिश और ये जो बी एड है, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 वीक ही हों, ये इस पे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा कंटेंट है वो कितने स्प्रेड होते हैं, कितना टाइम वो डिमांड करते हैं। तो बेसिकली ये जो सेशन है ये 3 मंथ का है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 3 मंथ ही रहे, 3 मंथ से ज़्यादा भी चल सकता है। और ना भी चला तब भी हमने इसको चलाना है टिल टेस्ट, टेस्ट तक हमने इसको लेके चलना है। इसके अलावा जब हमारा इंग्लिश और बीएड कवर हो जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे एचआर पे, हॉलीडे रेजिन क्रेन। इसका 5th एडिशन, इस पे हम काम करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इसके चैप्टर्स हैं वो हम इसमें करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हम करेंगे। और फिर टिल टेस्ट आपकी रिवीजन होगी। लास्ट जो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल है, फी स्ट्रक्चर। आप जब कुछ पे करेंगे तो आपको भी ये एक इसकी अहमियत का एहसास होगा कि हमने चूंकि फ़ी पे की हुई है तो लिहाजा हमने थोड़ा कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ हमने पढ़ना है। ठीक है। तो इस ये जो सेशन है ये बेसिकली चूंकि 3 मंथ का है, लेकिन ये 3 मंथ से ज़्यादा चलेगा, जब तक आपका टेस्ट है तब तक ये सेशन चलेगा रिवीजन और गाइडेंस की सूरत में। मुकम्मल जो टेस्ट है, मुकम्मल जो सेशन है, जितने मंथ भी ये चलता है, आपने वन टाइम फी सिर्फ पे करनी है 3000। इसमें आपको
तीनों सेशन जो है वो करवाए जाए, तीनों पार्ट जो है वो करवाए जाएंगे, इंग्लिश भी, पेडागोजी भी और फिजिक्स का भी। तो ये वन टाइम फी है, 3000 आपने वन टाइम पे करनी है, कोई मंथली फी नहीं है, सिर्फ वन टाइम आपने 3000 पे करनी है। और ये आप फी पे कर सकते हैं 21 अगस्त तक, 21 अगस्त तक आप ये फी पे कर सकते हैं। किस तरीके से? इजी पैसा अकाउंट के थ्रू आप पे कर सकते हैं, इजी पैसा अकाउंट। अगर आपके पास यू कैश है या जैज कैश है तो उसमें भी ऑप्शन होता है, आप उसमें उसमें भी जाके इजी पैसा कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 0343 5958 380। इस नंबर पे मेरा इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, तो आप इस नंबर पे ये फी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। एक लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि दो तीन जो कैंडिडेट थे उन्होंने मेरे सिम पे बैलेंस करवा दिया था। तो पता नहीं इतने सादे लोग भी अभी तक हैं या पता नहीं कैसे हुआ था, उन्होंने मेरी सिम पे बैलेंस करवा दिया, को 6-7 हजार बैलेंस आ गया था मेरी सिम पे, दो तीन लोगों ने ये करवा दिया था। तो मैंने फिर भी उन्हें सेशन में ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा चलें अब इन बेचारों के तो पैसे निकल गए हैं, मेरे पास नहीं आए, मेरा वो किसी खाते के नहीं थे, वो सारे के सारे पैसे वो कोई थर्ड पार्टी वैलिडेशन की कोई सर्विसेज लगी हुई थी, रोजाना को 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए कटते रहते थे, वो ऐसे ऐसे करके वो सारे पूरे हो गए। तो ये काम ना कीजिएगा आप लोग। तो इजी पैसा अकाउंट में आपने फी ट्रांसफर करवानी है जो लोग इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा आजकल एक न्यू ऑप्शन आया हुआ है ट्रांजैक्शन का, वो है रास्त आईडी। ये आपके मोबाइल अकाउंट के अंदर भी है, आपके जो बैंकिंग एप्स हैं उनके अंदर भी रास्त आईडी है। तो इसके लिए भी आपने जो नंबर लिखना है वो यही नंबर है, यानी रास्त आईडी जो मेरी है वो भी यही नंबर है, 0343 5958 380। ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के दौरान आपने नाम जो है वो वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये नाम सामने आ जाता है, कासिम बिलाल मेरा नाम है। चाहे आप इजी पैसा करेंगे तो भी यही नाम सामने आएगा, चाहे आप रास्त आईडी के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर भी यही नाम सामने आएगा, कासिम बिलाल। अ, मेरे से कांटेक्ट करने के लिए मेरे दो व्हाट्सएप नंबर हैं, कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, 0343 5958 380। इस पे भी मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, और जिस पे मैं ये सारी चीज़ें डील करता हूँ ज़्यादातर मैं इस नंबर पे डील करता हूँ, ये दूसरे नंबर पे 0343 4125 420। तो ये थी जी आज का सेशन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको गेस ऑफ ब्रेनिक एकेडमी GBA ये आपको मिलेंगे। ये मोस्टली जो है वो 200 क्वेश्चंस होंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है डिफरेंट टेस्ट दिए हुए हैं, तो ये 200 जो आपको एंड पे मैं क्वेश्चन दूंगा, साथ साथ बताता जाऊंगा, जैसे जैसे हम एक टॉपिक कर रहे होंगे उसमें भी हम बताते जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ये चीज़ें साथ साथ भी चलती रहेंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपको ये 200 के राउंड अबाउट क्वेश्चन जो है ये कंपाइल करके दूंगा, जिनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, और आपके जो मैक्सिमम फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी में से होंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने लगा हूँ। सर क्लास टाइमिंग क्या होगी? हाँ जी, क्लास टाइमिंग जो है वो वैसे जो मैं लाइक कर रहा हूँ वो यही है कि 8 बजे होनी चाहिए, लेकिन ये हम डिसाइड कर लेंगे, जो लोग सेशन ज्वाइन करेंगे उनसे कंसल्ट कर लेंगे, अगर हम आगे पीछे अगर शिफ्ट करनी हो तो कर भी लेंगे। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि 8 बजे, रात 8 बजे। सर फीमेल्स जो हैं वो रात 8 बजे नहीं कर सकती, उनके और भी बहुत काम होते हैं इस टाइम। लेट नाइट 9 या 10 o'clock कर लें तो। चलें देखेंगे। मैंने अपनी इधर मेरे पास लोड शेडिंग का टाइम 10 बजे है। 10 बजे जब लाइट चली जाती है तो मेरा तो वाईफाई ऑफ हो जाता है, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा फिर। आज वैसे 10 हो गए, अभी तक गई नहीं है, पता नहीं आज ये क्या मुआवजा हुआ है, वरना 10 बजे हमारा शेड्यूल है। तो बहरहाल सर जो 6 लोग लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे वो रिकॉर्डिंग उनके पास अवेलेबल होगी, वो किसी भी वक्त रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं।